नमस्कार साथियों, साइकोलॉजी मास्टर में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषाएं तथा मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई या किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले इसकी प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, यानी कि मनोविज्ञान किन किन क्षेत्रों में अध्ययन करता है या फिर कि उसके अंदर किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। वैसे तो देखा जाए तो मनोविज्ञान के अंतर्गत उन सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है जहाँ पे मनुष्य या कोई न कोई प्राणी मौजूद होता है। यानी कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है कि मनुष्य से संबंधित सभी प्रकार की उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उन सब का अध्ययन वो करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ प्राणी या मनुष्य है उन सब चीज़ों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। परंतु फिर भी स्टडी के लिए हम अगर बात करें तो किसी चीज़ को श्रेणीबद्ध या क्रमबद्ध करना जरूरी है। तो इसके लिए हम अगर बात करें कि मनोविज्ञान को किन किन क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसके अध्ययन क्षेत्रों को किन किन क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो मनोवैज्ञानिक है लिंडजे, हॉल तथा थॉमसन। उन्होंने मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को या अध्ययन क्षेत्र को वर्गीकृत करने की कोशिश थोड़ी सी करी है। उन्होंने इन सब का विश्लेषण किया और उनका कहना है कि मनोवैज्ञानिक जो है उनको वर्गीकृत करना आसान है, उनको अलग अलग विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि उनकी डिग्रियां क्या क्या है, कि उन्होंने क्या पढ़ाई करी, जैसे मास्टर्स करी है या डॉक्टरेट करी है, या फिर वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी या क्लिनिक में या हॉस्पिटल्स में जहाँ वो काम कर रहे हैं, उसके अनुसार उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। परंतु मनोविज्ञान के जो क्षेत्र है उसको वर्गीकृत करने के लिए यही जानना जरूरी है कि एक ही श्रेणी में हमको कर सकते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक करते क्या है, यानी कि ऐसा कौन से कार्य जो वो करते हैं जिसके आधार पर हम उनको बांट सकते हैं। तो उन्होंने जो अध्ययन किया उसके अंतर्गत उन्होंने मनोवैज्ञानिकों का जो कार्य के आधार पर उन्होंने तीन श्रेणियों में उनको बांटा है। जैसे पहली है शैक्षणिक कार्य, वो मनोवैज्ञानिक जो शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं, जहाँ स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह में वो पढ़ाते हैं। दूसरे आते हैं जो कि शोध कार्य में लगे हुए हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के शोध कार्य वो करते हैं। तीसरे प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक है वो इन शोध कार्यों से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं या जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है उनको उपयोग में लाते हैं, मानव समस्याओं का समाधान करने के लिए या कुछ नई चीजें जो भी प्रकार का व्यवहारिक कोई दोष हुआ हो, इस सब चीजों को सही करने के लिए वो इन शोध कार्यों का उपयोग करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के तीन प्रमुख अध्ययन क्षेत्र हैं, जिनमें पहला है शैक्षणिक, दूसरा शोध और तीसरा उपयोग या उपयोगिता के क्षेत्र में जो वो काम करते हैं। तो इन तीनों के अंतर्गत जो विभिन्न शाखाएं जो अलग अलग आती है उन सब का अध्ययन हम अलग अलग रूप में आज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज मनोविज्ञान के जो इन अध्ययन क्षेत्रों को सरल शब्दों में सीखने की। सबसे पहले आता है शैक्षणिक क्षेत्र। अब शैक्षणिक क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन शाखाओं का अध्ययन करते हैं, तो उनके अंदर सबसे पहले आती है जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान। जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान में शुरू में क्या था कि मनोवैज्ञानिक बाल विकास का ही अध्ययन करते थे कि बालकों का विकास कैसे होता है या उनका जो विभिन्न प्रकार की उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उनका कैसे डेवलपमेंट होता है। परंतु वर्तमान समय में क्या हुआ है कि मनोवैज्ञानिकों ने बाल्य अवस्था के बाद में भी, जैसे किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन सब चीज़ों का अध्ययन उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो ये क्या हो गया कि व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का अध्ययन वो इसके अंतर्गत करते हैं, इसलिए इसको जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत वो क्या करते हैं, व्यक्ति के विकास का अध्ययन करते हैं, जैसे उसके भाषा का विकास, शारीरिक विकास, उसके सामूहिक विकास होता है, उन सब चीज़ों का अध्ययन वो करते हैं। अब इस अध्ययन के अंतर्गत वो क्या देखते हैं कि इनके जो ये विकास होते हैं उन सब चीज़ों पे जो प्रभाव पड़ता है, किनका, आनुवांशिकता, परिपक्वता, सामाजिक परिवेश या उनका आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है, उनकी आसपास की संस्कृति है जो कैसी है, तो इन सब चीज़ों का वो अध्ययन
इन सब चीज़ों का प्रभाव जो इन मानव के विकास पे पड़ता है, इनका जो प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा जो हमारा आता है वो मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के उन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिनके ऊपर की प्रयोग करना संभव हो। अब वैसे अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो मानव के हर प्रकार के व्यवहार का हम प्रयोगात्मक रूप से उन पे अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने उन्हीं व्यवहारों को अध्ययन करने में ज़्यादा रुचि दिखाई है जिनको एक दूसरे से अलग किया जा सके, एक दूसरे के व्यवहार से, या जिनकी आपस में तुलना की जा सके। जैसे व्यक्ति की दृष्टि हो गई, उसका सुनने की क्षमता हो गई, उनकी बुद्धि हो गई, उनका चिंतन हो गया, इन सब चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से व्यक्तियों के इन क्षमताओं का अध्ययन इस मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला जो आता है वो हमारा है पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। वैसे तो पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जैसा ही है, मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसके अंतर्गत मानव की जगह पशुओं पे ये सारे प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। उनका विकास कैसे हुआ, उनमें चिंतन कैसे होता है, वो कोई विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, या इस प्रकार से हम कहें कि उनके सारे व्यवहार का अध्ययन मुख्यतः इसमें क्या आता है कि उनके सीखने का जो जितने भी सारे प्रयोग हुए पशुओं पे उनमें ज़्यादा सीखने से संबंधित जो व्यवहार थे उन पे इनका अध्ययन हुआ है। अब इसमें एक बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि जब इतने सारे प्रयोग मानव पे से संबंधित ही है ये, तो फिर पशुओं पे क्यों किए जाते हैं? तो इसका ये रहता है कि कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो नैतिक रूप से मानव पे करना अच्छा नहीं माना जाता या संभव नहीं होते। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति पे हमारे, जैसे हम सबको पता है कि हमारा जो व्यवहार है, शरीर की जो क्रियाएं हैं वो पूरी की पूरी मस्तिष्क से कंट्रोल होती है। हमारे मस्तिष्क की जो अलग अलग भाग है, अगर मस्तिष्क है, पर मस्तिष्क है या लघु मस्तिष्क है, उन सब से वो नियंत्रित होती है। तो कई बार मनोवैज्ञानिक क्या अध्ययन करते हैं कि इन अलग अलग जो हमारे मस्तिष्क है उनका जो अलग अलग व्यवहार पे, या कौन सा व्यवहार कौन से मस्तिष्क से कंट्रोल होता है, या किस प्रकार की जो हमारी भावनाएं हैं या हमारे जो इमोशंस है, संवेग है, वो किस मस्तिष्क से कंट्रोल होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो अलग अलग मस्तिष्क का भागों का ऑपरेशन करके उनको निकाल देते हैं मानव के सिर से, मतलब पशुओं के सर से, और उसका फिर प्रयोग करके देखते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रयोग है ये मानवों पे संभव नहीं है। दूसरा इसमें ये रीज़न रहता है कि पशुओं का जो जीवन अवधि होती है वो छोटी होती है। अगर हम किसी का देखना चाहें कि वो कोई शुरू से जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर हम किसी का अध्ययन करते हैं तो पशुओं की जीवन अवधि को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक या 15 साल तक किसी की होती है, नहीं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो आसानी से उनका, अगर हम पूरी लाइफ का उसकी स्टडी करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि साइंस में मेंडल ने जब प्रयोग किया था मटर के पौधे में, तो वो इसीलिए लिया था क्योंकि उसकी जो जीवन अवधि होती है मटर के पौधे की वो छोटी होती है और थोड़ी सी जगह में बहुत सारे मटर के पौधे एक साथ लगाए जा सकते थे। अब तीसरा आता है दैहिक मनोविज्ञान। दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है कि मानव व्यवहार को निर्धारित करने या प्रभावित करने वाले दैहिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मानव शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां होती है जिनके हार्मोन्स जो स्रावित होते हैं वो मानव के व्यवहार को, मानव की जो मानव का विकास है या मानव की जो संवेगात्मक विकास है या दूसरे प्रकार के व्यवहार है वो उन ग्रंथियों के निकले हुए हार्मोन से प्रभावित होता है। तो इन्हीं जैविक कारकों का अध्ययन इस जैविक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसके अंदर दूसरे प्रकार के, जैसे कि हम देखें कि विभिन्न प्रकार की औषधियाँ या दवाई, ड्रग्स जो अलग अलग व्यक्तियों को दी जाती है उनका मानव व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब का भी अध्ययन इस दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत अगली जो शाखा है वो है परिमाणात्मक मनोविज्ञान। परिमाणात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक जो मानव व्यवहार पे जो अध्ययन करते हैं उनको सांख्यिकी के आधार पर उन्होंने उसका अध्ययन करने की चेष्टा
करी है, जिसके अंतर्गत अलग अलग तरीके के टेस्ट बनाए जाते हैं। उन टेस्टों को व्यक्तियों पे लगाए, अलग अलग व्यक्तियों पे उस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है और उससे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनको सांख्यिकी के माध्यम से उनका विश्लेषण किया जाता है और फिर एक दूसरे के व्यवहार, जो मनुष्य है उनके एक दूसरे के तुलना उसके अंतर्गत की जाती है। जैसे सांख्यिकी के माध्यम से हम किसी व्यक्ति का आईक्यू निकालते हैं, तो हम ये आईक्यू निकालने के बाद जब उसका आईक्यू लेवल आता है तो हम दूसरे व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति की तुलना कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो आईक्यू था वो कम था और इस व्यक्ति का आईक्यू है वो ज़्यादा है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो डेटा या आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनको किस प्रकार की विधियों से वो आंकड़े एकत्रित किए जाएं, इस चीज़ का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला आता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान। अगली जो शाखा है वो कौन सी है? व्यक्तित्व मनोविज्ञान। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक है जो व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के जो उसके व्यक्तित्व होते हैं उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के सामान्य व्यक्तित्व है और जो विक्षिप्त या हम कहें कि जो विचलित व्यक्तित्व हो चुका है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो अगर सामान्य नहीं है, इन दोनों प्रकार के व्यक्तित्व को इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो आसपास के जो हमारा वातावरण होता है या हमारा सामाजिक परिवेश होता है या हमारा सांस्कृतिक परिवेश होता है, इन सब चीज़ों का व्यक्ति के व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को देखने के लिए ही व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरा, जब व्यक्ति का व्यवहार सामान्य है और दूसरा असामान्य है, तो असामान्य व्यवहार को किस प्रकार से ठीक किया जा सके, इस सब चीज़ का भी अध्ययन है जो कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगली जो शाखा है वो है समाज मनोविज्ञान। जैसा कि सारे मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं या वो उनका कहना है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि वो समाज में रहता है और समाज के अनुरूप ही व्यवहार करता है। ये अपनी सारी क्रियाएं हैं जो कि समाज के अंतर्गत ही वो करता है। जैसे सबसे पहले वो एक परिवार बनाता है, फिर उसके बाद समाज का निर्माण होता है और फिर एक संस्कृति का निर्माण होता है। तो व्यक्ति के विभिन्न व्यवहार, व्यक्ति के विभिन्न विकास या इन सब चीज़ों पे समाज का क्या प्रभाव पड़ता है या जो सामाजिक परिवेश है उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। हम क्या देखते हैं कि मान लो कि अलग अलग जो समाज है वहाँ के व्यक्तियों के व्यक्तित्व थोड़े, हर समाज के व्यक्ति के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। जैसे किसी समाज के व्यक्ति होते हैं जो कि ज़्यादा उग्र प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, या कहीं जो ऐसे समाज है जहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो इतने उनकी तुलना में उग्र स्वभाव के नहीं होते। तो इस सब चीज़ के पीछे क्या कारण रहता है कि उनका जो सामाजिक परिवेश है या उनका जो सांस्कृतिक परिवेश है वो इसी प्रकार का है कि वहाँ किस प्रकार से व्यक्ति उग्र या निम्र, हम कहें कि विनम्र व्यवहार वो करते हैं। जैसे अपने देश में भी हम अगर देखें तो अलग अलग राज्यों में या अलग अलग क्षेत्रों में भाषा इस हिसाब से उपयोग की जाती है कि अगर दूसरे राज्य कोई व्यक्ति उसमें आके देखता है तो कहे कि भी इतने उग्र रूप में वो क्यों बात कर रहे हैं या इतना उग्र व्यवहार वो क्यों कर रहे हैं। तो समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत इसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उस पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ वो एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जो एक व्यक्ति है उससे समाज किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी थे, उनका व्यक्तित्व अलग था, उनका एक व्यक्तित्व था तो उनका समाज के ऊपर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा था। अगली जो शाखा आती है वो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी कि कोई व्यक्ति कोई अमुक व्यवहार करता है, वो क्या होता है कि कोई उद्दीपक उसके सामने आता है और उसके प्रति जो अनुक्रिया वो करता है वही व्यक्ति का व्यवहार है। लेकिन संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक जो थे उनका ये मानना है कि व्यक्ति जब कोई व्यवहार करता है, किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, तो उसके बीच में वो कुछ और चीज़ें भी करता है। जैसे कि वो उनका मानना है कि उस अवधि में वो चिंतन करता है, उस उद्दीपक की तुलना करता है दूसरे उद्दीपकों से, उनका चयन करता है और उसके ऊपर क्या व्यवहार करना है इसके बारे में वो सोचता है।
तो इन सब चीजों का जो अध्ययन है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कि एक व्यक्ति है जो किसी उद्दीपक के प्रति जब कोई अनुक्रिया करता है तो उसके बीच की जो समय अवधि होती है उसके अंतर्गत वो किस प्रकार का व्यवहार या किस प्रकार का चिंतन वो उसके अंतर्गत करता है। तो इस सब चीजों का अध्ययन किस में किया जाता है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में। अगली जो इसकी शाखा है वो है असामान्य मनोविज्ञान। अब से पहले जितने भी हमने पढ़े उसमें सब क्या था कि किसी व्यक्ति का जो सामान्य व्यवहार है उनका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पर कुछ व्यक्तियों के व्यवहार ऐसा भी हो जाता है जिसे हम असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखते हैं, जो कि हमारे सामाजिक परिवेश या हमारे जो सामाजिक मानक है उसके अंतर्गत वो सही नहीं रहते। तो हम उसको किस में डाल देते हैं? हम क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो असामान्य है या ये समाज से संबंधित व्यवहार नहीं है, जो कि समाज में उचित व्यवहार जो माना जाता है वो ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति का व्यवहार असामान्य व्यवहार हुआ है वो क्यों हुआ है? तो उसके पीछे जो उसके सामाजिक परिवेश, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि या उसकी आर्थिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति ऐसी रही जिसकी वजह से उसका व्यवहार ऐसा हुआ। तो इन सब कारणों का पता किसके अंतर्गत लगाया जाता है? असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत। फिर इन सब कारणों का अध्ययन करके व्यक्ति के व्यवहार को सामान्य या सही करने की कोशिश इसके अंतर्गत की जाती है। अगला जो शाखा शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं कि मनोविज्ञान की जितने भी नियम या हम कहें कि जितने भी सिद्धांत हैं उनको शिक्षा के साथ सम्मिलित करके अध्ययन किए जाते हैं कि किस प्रकार से छात्रों को आसानी से सिखाया जा सके या फिर उनके निष्पादन, उनका जो परिणाम आए उनको कैसे बढ़ाया जा सके। अब दूसरी चीज़ें इसके अंतर्गत ये भी आती है कि जब हम कोई शैक्षणिक कार्य करवाया जाता है तो वो किस प्रकार से करवाया जाए, किस प्रकार का शैक्षणिक वातावरण होना चाहिए, किस प्रकार के टीचर्स होने चाहिए और किस टीचर्स की जो अध्यापन विधियां हैं वो कैसी होनी चाहिए या क्लासरूम का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए। इन सब चीज़ों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ जो मानव व्यवहार से संबंधित चीज़ें हैं जैसे कि अध्यापक छात्र जो अंतर संबंध होते हैं या छात्रों के साथ जिस प्रकार के आपसी संबंध होते हैं वो कैसे होने चाहिए, कैसे स्वस्थ वातावरण एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक क्लासरूम में बनाया जा सके, इन सब चीज़ों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब ये सब जो शाखाएं थी ये हमारी थी शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब दूसरा जो क्षेत्र हमारा आता है वो है प्रयुक्त मनोविज्ञान या हम जिसे कहते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से जो हमारे जो शाखाएं आती है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि जब अलग अलग शोध कार्य हो जाते हैं या समस्याओं के समाधान से संबंधित जो आंकड़े आते हैं उन सब चीज़ों का उपयोग मनोवैज्ञानिक जब समाज में या व्यक्ति में या हर जगह जहाँ पे उनकी आवश्यकता होती है, जहाँ उसका उपयोग किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को उपयुक्त मनोविज्ञान या अप्लाइड साइकोलॉजी के क्षेत्र के अंतर्गत इसको हम लेते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है नैदानिक मनोविज्ञान या हम जिसको कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो मनोरोगी होते हैं या जिनका व्यवहार है वो कि कुसमायोजित हो जाता है, तो इस प्रकार के मनोरोगियों को ठीक करने के लिए मनोवैज्ञानिक जो कार्य करते हैं उसको हम नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इनका उद्देश्य है कि जो भी मनोरोगी है उसको ठीक करना इनका उद्देश्य है। तो इसके अंतर्गत वो क्या करते हैं, तीन चीज़ें इसके अंतर्गत वो करते हैं। पहले तो वो क्या करते हैं, शोध करते हैं भाई अलग अलग जो बीमारियां होती है वो किस प्रकार से होती है या उनके पीछे क्या कारण रहते हैं, तो ये उनका इसके अंतर्गत पहला कार्य हुआ। दूसरा क्या होता है, किसी भी रोगी, किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत क्या बीमारी है उसको या कौन सा मानसिक रोग उसको है उसका पता लगाया जाता है, उसको डायग्नोस उसको किया जाता है।
तीसरा क्या आ जाता है, उपचार। इसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ठीक करने की जो है कि वो कोशिश करते हैं। इस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक है उनको हम देख सकते हैं कि उपचार गृह में या ये विश्वविद्यालयों में या मानसिक अस्पतालों में इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक जो है वो काम करते हुए हमें दिख जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि प्राय हम ये देखते हैं कि जो लोग हैं वो दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों प्रकार के जो ये लोग हैं ये क्या करते हैं, जो है वो मनोरोगों से जुड़े हुए हैं या मनोरोग का उपचार वो लोग करते हैं। अब ये देखा जाए कि जो साइकाट्रिस्ट या जिसे हम कहते हैं मनोचिकित्सक है और दूसरा साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? इनके बीच में ये डिफरेंस है कि जो साइकाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक होता है वो क्या करता है कि विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ होती है या जो बायोलॉजिकल हम कहते हैं, जो बायोलॉजिकल दवाइयाँ होती हैं उनका उपयोग साइकाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक ही कर सकता है। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार की दवाओं का, किसी भी प्रकार की दवाओं का वो उपयोग नहीं करते हैं मनोरोगी को ठीक करने में। तो ये समझ में आया कि जो नैदानिक मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत इन सब चीज़ों किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो वर्तमान समय में मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा इसी में मनोवैज्ञानिक है वो लगे हुए हैं। अगला जो हमारा इसके अंतर्गत उपयोग प्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत जो आता है क्षेत्र वो है सामुदायिक मनोविज्ञान। सामुदायिक मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उनके पीछे जो सामाजिक कारक है, सामाजिक कारण है, उनको ठीक करने का कोशिश इसमें की जाती है। नैदानिक मनोविज्ञान में क्या था, व्यक्ति का उपचार उसके अंतर्गत किया जाता था, लेकिन सामुदायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति का उपचार ना करके उस व्यक्ति में जो विभिन्न प्रकार की असामान्यताएं उत्पन्न हुई है उसके पीछे जो सामाजिक कारक थे या जिनकी वजह से वो उनका व्यवहार ऐसा हुआ है, उन चीज़ों को ठीक करने का इसमें प्रयास किया जाता है कि समाज में विभिन्न प्रकार की जो विसंगतियां हैं या विभिन्न प्रकार के जो असमायोजन या अक्षमताएं समाज में व्याप्त है उन सबको ठीक किया जाए, जिससे व्यक्ति का व्यवहार है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो समाज में अलग अलग लोग हैं उनका कानून व्यवस्था या पुलिस के साथ उनकी समस्याएं चलती रहती है, बेरोजगारी है जिसकी वजह से बहुत सारे व्यक्तियों का जो व्यवहार है, क्योंकि उनके खाने पीने का या व्यवस्था नहीं है, वो लोग बेरोजगार है तो उनका व्यवहार है वो कुसमायोजित या हम कहें कि असामान्य व्यवहार उनका हो जाता है। तो सामुदायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत ये कोशिश की जाती है कि समाज के अंदर या हम जब बड़े रूप में देखें किसी देश में या राज्य में विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको समाधान करके एक व्यक्ति के जो व्यक्ति को ठीक करने की वहाँ से कोशिश की जाती है। किसी व्यक्ति को ठीक ना करके सामाजिक परिवेश को ही ठीक करते हैं। अगला इसके अंतर्गत आता है परामर्श मनोविज्ञान या काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी या परामर्श मनोविज्ञान भी बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, क्लिनिकल साइकोलॉजी से। फर्क इसमें इतना है कि जो परामर्श मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के सामान्य रूप से विक्षिप्त हुए व्यवहार का को ही ठीक करने की उसके अंतर्गत कोशिश की जाती है। यानी कि किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो पूरी तरह से कुसमायोजित होने से पहले ही विभिन्न प्रकार की उसको सहायता प्रदान करके उसको ठीक किया जा सके या उसको इस काबिल बनाया जा सके कि उसके सामने आने वाली परिस्थितियों से वो सामना उनका कर सके। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि एक परामर्शदाता होता है या जिसको काउंसलर बोलते हैं, वो एक व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो कि आर्थिक हो सकती है, उसके रोजगार से संबंधित हो सकती है या उसके भविष्य के कैरियर से संबंधित हो सकती है या उसकी कोई किसी दूसरी प्रकार की जो मानसिक कोई समस्या है उसको आ रही है, उन सबको वो सुनता है और फिर अपने अनुभव से या विभिन्न प्रकार के जो अध्ययन उसने कर रखे हैं उसके माध्यम से उस उचित सलाह है वो दी जाती है। किसके द्वारा, एक परामर्शदाता के द्वारा। तो ये जो परामर्श मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत यही कार्य किया जाता है। अगला जो क्षेत्र आता है वो है स्कूल मनोविज्ञान
स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी के अंतर्गत सामुदायिक मनोविज्ञान की तरह ही स्कूल के वातावरण को सही बनाए रखने के लिए इसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। छात्रों का जो है व्यवहार स्कूल में कैसा हो, या आपस में उनको जो समस्याएं आ रही है, या उनके जो संबंध एक दूसरे के साथ वो विभिन्न प्रकार के जो संबंध बनाते हैं उनमें अगर उनको समस्याएं आ रही है, या विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या वो किसी प्रकार से, क्योंकि ज़्यादातर ये क्या किया जाता है उन बच्चों के लिए है जो कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जो बच्चे आते हैं, तो उस परिस्थिति में उन बच्चों में बहुत ज़्यादा शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन उनमें बहुत ज़्यादा आते हैं, और इन सब चीज़ों से जो बच्चे हैं वो परिचित नहीं होते हैं, तो इन चीज़ों को वो समझ नहीं पाते हैं और वो थोड़े से विचलित हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए या उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए स्कूल मनोवैज्ञानिक या वहाँ पे मनोवैज्ञानिकों को नियुक्त किया जाता है जो कि इन सब समस्याओं का समाधान कर सके। इसके अलावा आजकल देखा जाता है कि स्कूल्स में या क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के ड्रग्स जो कि किसी न किसी माध्यम से छुपा के बच्चों तक पहुंचाए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को या दूसरे प्रकार की चोरी या ऐसे आदतें जो बच्चों में इस उम्र में अगर उनमें विकसित हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को संभालने के लिए मनोवैज्ञानिकों को स्कूल में नियुक्त किया जाता है, और इस अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगला आता है हमारा औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान। ये जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये स्कूल, जिस प्रकार से स्कूल के अंतर्गत अंदर मनोवैज्ञानिकों को नियुक्त किया जाता है, उसी प्रकार से उद्योग या हम किसी उद्योग का जो संगठन है उसके अंदर भी मनोवैज्ञानिकों को नियुक्त किया जाता है। ये क्यों नियुक्त किया जाता है? जब हम देखते हैं कि जिस प्रकार से स्कूल में है हमारा जो अध्ययन कार्य है या हमारा जो परिणाम है वो मायने रखता है, उसी प्रकार से उद्योगों में क्या जरूरी है कि उत्पादन अच्छा हो और जो कर्मचारी है वो उचित प्रकार से कार्य करते रहें। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए या इन सब चीज़ों को अध्ययन करने के लिए या उचित वातावरण बनाए रखने के लिए या उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए या कर्मचारियों में आपसी सहयोग कैसे बना रहे, इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो इन सब चीज़ों को जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो आती है उद्योग मनोविज्ञान। तो इसमें सबसे पहले वो क्या करते हैं, कर्मचारियों का चयन, कि हम किसी अगर कोई हमारी जो हम कोई भी उद्योग है उसके अंदर जब कर्मचारियों का चयन किया जाता है तो क्या वो कर्मचारी मानसिक और शारीरिक रूप से उस उद्योग से के लिए योग्य है कि नहीं है, या फिर उसके बाद में जो उन कर्मचारियों का चयन कर लिया गया है उनके बीच में आपसी समायोजन कैसे बनाया जा सके। जब वो कार्य कर रहे होते हैं तो उनके जो उनका मनोबल है वो बनाए रखा जा सके, जिससे कि वो अधिक अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करे और उत्पादन में वृद्धि हो। या फिर हम देखें कि जो सबसे मेन देखा जाता है कि जो उद्योग का है वो वातावरण कैसा हो, क्योंकि एक इंसान को किसी प्रकार का कार्य करने के लिए उचित वातावरण का आवश्यकता होती है, जैसे कि वहाँ उचित प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था हो, वातावरण ठंडा हो, शांत वातावरण हो। इस प्रकार से कुछ मानव जो कार्य करने की क्षमता को जो चीज़ें प्रभावित करती है उन सब चीज़ों का अध्ययन औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि उनको ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जा सके जिससे वो एक अच्छा अपनी कार्य की परफॉर्मेंस दे सके और अधिक से अधिक उत्पादन करवाया जा सके। अगला जो हमारा इसमें शाखा आती है वो है सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले इसकी कब आवश्यकता पड़ी, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अधिक से अधिक सैनिकों की मृत्यु हुई उसके अंतर्गत, और जल्दी से जल्दी नए सैनिकों की भर्ती उसमें की गई। तो ऐसे समय में क्या था कि सही तरीके से उनका प्रशिक्षण या ट्रेनिंग उनकी हो नहीं पाती थी, या उनका सही से मूल्यांकन उनका नहीं हो पाता था कि वो कितने सक्षम व्यक्ति है जो कि इसके लिए सेना के लिए उपयुक्त है कि नहीं है।
तो इसके लिए काम किसको सौंपा गया था? मनोवैज्ञानिकों को सौंपा गया था कि आप ऐसे कुछ परीक्षण बनाएं या ऐसे व्यक्तियों का चयन करें जो सेना की दृष्टि से उपयुक्त हो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही भारत में भी एक विशेष संस्था का जिसका निर्माण हुआ था, वो है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज, जो कि भारत में अब भी जो सेना से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक शाखा है वो है और वो कार्यरत है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि सेना के जो सबसे पहले तो ये किया जाता है कि जब सैनिकों का चयन किया जाता है या उनकी नियुक्ति की जाती है तो उनको उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी मानसिक सुदृढ़ता या कि वो मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं या उनकी जो इसके साथ ही उनकी दृष्टि कैसी है, उनका मतलब दृष्टि से मतलब कि उनकी जो आंखों की क्षमताएं हैं वो कितनी हैं, उनकी सुनने की क्षमताएं कितनी हैं, उनकी शारीरिक क्षमताएं क्या है, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करके फिर उनका चयन किया जाता है। इसके बाद में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है जो उस मनोवैज्ञानिक पद्धतियों से दिया जाता है ताकि वो मानसिक रूप से और अधिक सुदृढ़ हो जाए। तो इसके अंतर्गत इन सब चीज़ों के अलावा बाद में उनको समय समय पर अलग अलग प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिससे उनमें नेतृत्व के गुणों विकसित हो या युद्ध काल के समय जब उनका मानसिक संतुलन है वो सही प्रकार से बना रह सके, क्योंकि हम देखते हैं कि जब युद्ध का टाइम होता है तब तक उस समय बहुत सारी मानसिक रूप से जो समस्याएं हैं वो सैनिकों के सामने आती है, जिसमें वहाँ का टेम्परेचर या वहाँ का वातावरण, एक युद्ध का माहौल अजीब ही तरीके का होता है जहाँ पे एक तरफ से मरने का डर भी रहता है, दुश्मन से कैसे लड़ना है, इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए उनका आत्म मनोबल बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होना चाहिए। तो इन सब का कार्य कौन करता है? मनोवैज्ञानिक है जो समय समय पर उनको अलग अलग प्रशिक्षण देके करते हैं। इसके अलावा जब उन अध्ययन किया जाता है उनके स्वास्थ्य से संबंधित, जब वो अलग अलग क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग या हम कहें कि उनकी नियुक्तियां होती है, जैसे एक टाइम में उनकी नियुक्ति होती है पहाड़ों पे जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, जहाँ पे सांस लेने में भी, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ सांस लेने में दिक्कत आती है, तब उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाए। या फिर जब उनको बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति होती है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो उनकी शारीरिक जो गर्मी को बनाए रखने के लिए या उनको किस प्रकार की खाद्य सामग्री ऐसी उपलब्ध करवाई जा सके जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य वो अच्छा बना रहे। या फिर जब रेगिस्तान एरिया में जब उनकी पोस्टिंग होती है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या फिर जब उनका मैदानी क्षेत्रों में जब पोस्टिंग होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उमस भरा वातावरण रहता है, तो इन सब अलग अलग वातावरणों में उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और उनको उन सब से निपटने के लिए या उसके अनुकूल बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक है जो कार्यरत हैं। तो ये जो हमने शाखाएं पढ़ी ये किसके अंदर थी? प्रयुक्त मनोविज्ञान या अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत थी। तो हमने सबसे पहले पढ़ा शैक्षिक क्षेत्र और दूसरा था हमारा प्रयुक्त मनोविज्ञान या अप्लाइड साइकोलॉजी। अब कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कि वर्तमान समय में अब नए उभर के सामने आ रहे हैं या उनका आज की परिस्थितियों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आती है पर्यावरणीय मनोविज्ञान। पर्यावरणीय मनोविज्ञान के अंतर्गत उन वातावरण के उन तत्वों को अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव मानव व्यवहार पे पड़ता है, जैसे कि वातावरण के अंतर्गत गर्मी, सर्दी या भीड़, शोरगुल या विभिन्न प्रकार के मौसम, प्रदूषण, इन सब का जो मानव व्यवहार के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, इस सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरणीय मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा इसके अंदर कौन सा है? दूसरा है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के जो मानसिक जो स्थितियां होती है उसका उसके स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति को किसी प्रकार का एक रोग या बीमारी हो जाती है, जैसे किसी को पेट दर्द रहता है या किसी को अलग अलग तरीके के, जिनके क्या है शारीरिक कोई भी किसी भी प्रकार का, या जिसका सर दर्द करता है लगातार, तो इनका क्या होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का शारीरिक कारक उसके पीछे नहीं होता है, कि शारीरिक कारण नहीं होता जिसकी वजह से वो चीज़ें हो। तो इन सब बीमारियों के पीछे क्या कारण रहते हैं? मनोवैज्ञानिक या मानसिक कारण है इसके पीछे रहते हैं।
तो इसके अंतर्गत हम जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है कि इस प्रकार के जो मानसिक स्थितियां हैं, व्यक्ति की मानसिक परिस्थिति है, उसका उसके स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से वो क्या अध्ययन करते हैं कि चिंता और जो हमारा जो तनाव है उसका हृदय रोग या कैंसर जैसी बीमारियां जो उत्पन्न होती है उनमें उसका क्या प्रभाव रहता है या क्या उसकी भूमिका रहती है। इस चीज़ का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला जो इसमें शाखा है वो है सुधारात्मक मनोविज्ञान। ये जो शाखा है ये मुख्य रूप से जो है वो ऐसे लोगों को या ऐसे, मैं अगर विशेष रूप से कहूँ तो ऐसे बालकों को या जो नाबालिग जो लोग बालक हैं उनसे संबंधित है जो कि किसी न किसी रूप से असामाजिक तत्व बन जाते हैं या असामाजिक व्यवहार वो करते हैं। तो उन बालकों को जिस प्रकार का उनका व्यवहार हो गया है या जो गलत आदतें वो सीख चुके हैं, तो उन सब आदतों को छुड़वाने के लिए या उनके व्यवहार को सही करने के लिए सुधारात्मक मनोवैज्ञानिक है जो कार्य करते हैं। विशेष रूप से ये हमें मिल जाएंगे जो बाल सुधार गृह हैं जहाँ पे बाल अपराधियों को रखा जाता है। तो ऐसी जगह पे ये मनोवैज्ञानिक काम करते हैं और उनके जो असामाजिकता उनके अंदर, बालकों के अंदर जो आ गई है, उनको किसी न किसी रूप में ठीक किया जाए या उनको वापस से मुख्य धारा में लाया जाए। अगली जो शाखा है वो है वायुदिक मनोविज्ञान या एरोस्पेस साइकोलॉजी। एरोस्पेस साइकोलॉजी के अंतर्गत मानव का जो व्यवहार है वो अंतरिक्ष में कैसा रहता है, या वहाँ पे जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, जो कोई वैज्ञानिक है जो वहाँ पे जाके कार्य करता है, तो वहाँ उनका मानसिक संतुलन किस प्रकार से बनाया रखा जा सके, इन सब चीज़ों का अध्ययन किस में करते हैं हम, एरोस्पेस साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि स्पेस के अंदर जो वातावरण होता है या वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे पृथ्वी के वातावरण से बिल्कुल ही भिन्न होता है। तो वहाँ पे उन व्यक्तियों का या मनोवैज्ञानिकों का मनोबल या उनकी जो मानसिक स्थिति है उनको सही किस प्रकार से बनाया जा सके, या वहाँ पे किस प्रकार का व्यवहार उनको करना चाहिए जिससे उनका जो मानसिक संतुलन है वो सही बना रहे, इन चीज़ों का अध्ययन वायुदिक मनोविज्ञान या है तो एरोस्पेस साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला जो हमारा इसके अंदर शाखा है वो है न्यायिक मनोविज्ञान या फोरेंसिक साइकोलॉजी। मनोविज्ञान और कानून का जो संबंध है वो बहुत पुराना है। तो न्यायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत इसी जो संबंध है इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत देखा जाता है कि किसी व्यक्ति पे है वो मुकदमा चलाया जाए या नहीं चलाया जाए, तो इसके लिए वो क्या किया जाता है, उस व्यक्ति का साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस किया जाता है कि ये व्यक्ति मुकदमा चलाने के लायक है या नहीं है। दूसरा इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो पुलिस होती है उनको जो किसी मानव के कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो बहुत जटिल होते हैं, जिनका आसानी से पता एक सामान्य व्यक्ति या पुलिस वाले वो नहीं लगा पाते हैं, तो मनोवैज्ञानिकों की सहायता ली जाती है इस प्रकार के जटिल मानव व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए। कई बार अजीब अजीब तरीके के ऐसे अपराधी आते हैं जो मतलब कि मानसिक रूप से ऐसे कुसमायोजित हो जाते हैं जिनकी वजह से वो विभिन्न प्रकार के अपराध करते हैं। कई बार जैसे आपने नाम सुना ही होगा साइको किलर या ऐसे कुछ जो अपराधी होते हैं वो विभिन्न प्रकार के ऐसे अपराध कर देते हैं। तो इन सब का जो है डायग्नोसिस करने के लिए मनोवैज्ञानिकों का इसमें सहायता ली जाती है। इसके साथ ही जब किसी व्यक्ति को सज़ा हो जाती है तो उसके बाद उसका पुनर्वास या उनको विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो सेशंस के माध्यम से उनमें सुधार करने के लिए भी कार्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। अगला जो हमारा क्षेत्र इसके अंतर्गत है वो है क्रीड़ा मनोविज्ञान या खेल मनोविज्ञान, जैसे हम कहें कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा बनाए या उसको हम कहें कि और अच्छा बनाने के लिए मनोवैज्ञानिकों की सहायता ली जाती है। ये लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि हमें पता है कि ये खेल या कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है, उस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रहता है कि हमारा मानसिक संतुलन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, हमारा मनोबल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जिससे हम सही से बिना प्रेशर में आए या बिना किसी दबाव में आए हमारा 100% वहाँ पे दे सकें।
तो इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए, समय समय पर खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की सहायता उसमें ली जाती है, और उसके साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य है जो कि बना रह सके अलग अलग परिस्थितियों में वो जब परफॉर्मेंस करते हैं। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? क्रीड़ा मनोविज्ञान, या हम कहें कि खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत। अगला हमारा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है वो है राजनीति मनोविज्ञान। आज राजनीति के अंदर मनोविज्ञान का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल अलग अलग मनोवैज्ञानिकों को अपने यहाँ नियुक्त करते हैं जो कि जनता की मानसिक स्थिति कैसी है, या जनता की किस प्रकार का उनके अंदर माहौल चल रहा है, या जनता को हम कहें कि ये तरीके से जनता को किस प्रकार से मैनिपुलेट किया जा सके कि वो उस अमुक पार्टी के प्रति अपनी भावनाएं उसके अंदर बने और ज़्यादा से ज़्यादा उसको वोट दिया जा सके। इसके अलावा जो किसी एक विशेष नेता है उसमें नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए, या अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार उसको करना चाहिए, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देने के लिए एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति की जाती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो एक नेता होता है वो हार के बाद में, या वो कहीं हार गया कोई इलेक्शन, तो उसके बाद में वो क्या होता है कि उसका मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो उस मानसिक ऐसी परिस्थिति ना आए, यानी कि किसी भी प्रकार के हार या जीत के बाद उसका मानसिक संतुलन ना बिगड़े, इस सब का ध्यान रखते हुए जो विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं वो मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की रणनीतियां बनाने में, जिस सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से या सामने वाले दल को मानसिक रूप से किस प्रकार से परास्त किया जाए, या ऐसा मानसिक माहौल वातावरण ऐसा पैदा किया जा सके जिससे कि एक विशेष पार्टी को उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो ये सब कार्य किससे करवाए जाते हैं? मनोवैज्ञानिकों द्वारा करवाए जाते हैं। अगली जो शाखा हमारी है वो है जरा मनोविज्ञान, या जिसे वृद्धावस्था मनोविज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है, या उनके मानसिक स्वास्थ्य का जो किसी प्रकार की उनमें समस्या आ गई उनका निवारण किया जाता है। वृद्धावस्था और जो एक युवा अवस्था होती है उनकी मानसिक स्थितियाँ अलग अलग होती है, और उनका जो उपचार किया जाता है वो भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। हम देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति जो है उसके मानसिक स्थिति अलग होती है, क्योंकि उसके सामने अब उसकी ज़िंदगी है वो ज़्यादा, या हम कहें कि उसकी आयु उसे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बची हुई नहीं है, तो वो अलग तरीके से व्यवहार करता है। उनके सामने किसी प्रकार का मोटिवेशन नहीं रहता है, और उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि उन्हें अब वो समाज के लिए या परिवार के लिए वो है कि अनुपयोगी हो चुके हैं। तो इन प्रकार की जो इनकी मानसिक स्थितियाँ पैदा हो जाती है, उन सबको टैकल करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं वो जरा मनोविज्ञान के अंतर्गत किए जाते हैं। अगला जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है वो है क्रॉस संस्कृति या क्रॉस कल्चरल मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत आज जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, और एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के लोगों से मिल रहे हैं, और उनमें के बीच में आपसी में संबंध भी अलग अलग तरीके से विभिन्न, जैसे चाहे वो औद्योगिक हो गया हो, चाहे व्यापारिक हो गया हो, विभिन्न प्रकार के आपसी संबंध जो बन रहे हैं। तो इन संस्कृतियों का इस प्रकार के जो मेल मिलाप होते हैं उनका इन विभिन्न संस्कृतियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा है महिलाओं का मनोविज्ञान या वुमन साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत विभिन्न महिलाओं की विभिन्न प्रकार की मानसिक स्थितियों या उनके साथ जिस प्रकार का समाज में व्यवहार किया जाता है उनका उनके मानसिक स्वास्थ्य पे कैसा प्रभाव पड़ता है, उनको कितने अधिकार दिए गए हैं, या समाज में उनकी स्थिति कैसी है जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ह्यूमन साइकोलॉजी या महिला मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगली जो हमारी शाखा है वो है आर्थिक मनोविज्ञान। आर्थिक मनोविज्ञान के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का व्यक्ति के स्वास्थ्य पे, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ने वाले
व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। या हम कहें कि इसके साथ साथ जो उपभोक्ता है या जो हम उत्पादन करते हैं या अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उपभोक्ताओं की मानसिक स्थिति क्या है, उपभोक्ताओं को मानसिक इच्छाएं क्या है, किस प्रकार के विज्ञापन उपभोक्ताओं को दिए जाए जिसके वो किसी प्रकार की वस्तु खरीदने के लिए अधिक लालायित हो, या ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से रुचिकर बना के लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सके, जिससे कि अधिक से अधिक जो है आर्थिक गतिविधियाँ चले। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आर्थिक मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे सामने एक जो हम अंतिम रूप से लेते हैं कि यातायात मनोविज्ञान है, या कहे कि परिवहन साइकोलॉजी भी इसमें जो विभिन्न प्रकार के यातायात या परिवहन साधन चलते हैं उनको चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहता है, या किस प्रकार से उनका मानसिक स्वास्थ्य हो जिससे कि वो उचित प्रकार से वाहनों का संचालन कर सके। क्योंकि समय समय पर हम देखते हैं कि रोड पे या बहुत मात्रा में जो एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये कोशिश इसके अंतर्गत की जाती है कि ड्राइवरों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके, या किस प्रकार से उनको मानसिक स्वास्थ्य उनका रखा जाए कि कम एक्सीडेंट वगैरह है जो कम से कम हो। तो ये सब क्षेत्र हमने आज पढ़े हैं, ये मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो स्कूल कॉलेजेस से लेके या जो सेना से लेके स्पेस में या उद्योग क्षेत्रों में, अस्पतालों में, समाज में, हर जगह का अध्ययन है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। या जो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जहाँ जहाँ मानव है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान है, उसका अध्ययन क्षेत्र वहाँ वहाँ है। तो ये तो हो गया मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के, या फिर फेसबुक पेज पे जो है इस चैनल का, उस पर जाके इनबॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई और क्या चीज़ें आपको और ऐड करना आप इसमें चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मैं एक मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करने वाला हूँ 1-2 दिन में, तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे वो वीडियो आए उसको देखें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।